हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है ड्यू एसओएल के, इसके जो आपको स्टडी मटेरियल है आपकी भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इस सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो जो हमने आपका यूनिट जो थर्ड है उसमें आपका चैप्टर 6 है 1857 का विरोध। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर से, वो सभी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, 1857 के विरोध के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसके अंदर ना इसके कारण बताने। कारण कौन कौन से थे? तो आर्थिक कारण थे, राजनीतिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक थे, सांस्कृतिक थे, ये सभी इसके कारण थे। एंड इसी का एक ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए, 1857 के विरोध को प्रेरित करने वाले विभिन्न सुझावे गए सामाजिक आर्थिक असंतोष पर चर्चा करें। तो इसमें आपको जो सामाजिक और आर्थिक जो कारण थे ना उसके बारे में बताना। तो ये वाला क्वेश्चन ये सेम ही है, इसमें आपको सभी के बारे में बताना है, इसमें सिर्फ आपको दो के बारे में बताना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, 1857 के विरोध के प्रमुख परिणाम क्या थे? क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? तो हाँ, तो इसको तो कहा जा सकता है। एंड इसके जो परिणाम है वो भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो 1857 के विरोध के आंशिक सफलता की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असफलता के कारण बताने हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपकी स्टडी मटेरियल आपको पता चल गई आपकी कौन सी बुक है और किसकी हम बात करें, कौन से चैप्टर है, ठीक है। अब हम आपको आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, कि इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस समय इसको अपनाया गया था, कब ये लागू किया गया था, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। तो आपको ये परिचय में लिखना है जो हम बताने जा रहे हैं अभी। लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। इसी के शासनकाल में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो आपको पता चल गया इनके बाद इनकी जो एंट्री हुई, इन्हीं के जो शासनकाल में ना, जो 1857 में जो ब्रिटिश शासन है उनके खिलाफ जो विद्रोह कहते हैं, जिसे लड़ाई कहते हैं, झगड़े कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुके थे। इस विद्रोह का प्रारंभ 13 जनवरी 1857 ईस्वी को प्रारंभिक तौर पर कोलकाता से हुआ। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 13 जनवरी को हुई थी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और शीघ्र ही ये विद्रोह मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली तथा लगभग समस्त भारत में फैल गया। और ये धीरे धीरे ना करके शीघ्र मतलब बहुत जल्दी ये अलग अलग जगह जैसे कानपुर हो गया, झांसी, दिल्ली और समस्त जो भारत में ना फैल गया था। विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध हुआ था। और इसकी शुरुआत ये किसके जरिए हुई थी? तो जो भारतीय सैनिक होते ना उनके द्वारा जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं, अंग्रेजों के सैनिक, उनके विरुद्ध में ये लड़ाई हुई थी। किंतु शीघ्र ही ये विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। यही कारण है कि इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो जो भारतीय सैनिक है और जो अंग्रेजों के सैनिक है उन दोनों के बीच में हुई थी। और धीरे धीरे जनव्यापी मतलब पूरे समाज के लिए एक आंदोलन के रूप में हो गया। और ये इसीलिए यही कारण है ना कि इसको स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ऊपर एक आपको हमने ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड में पूछा गया था कि ये क्या है, क्या स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है। अब इसका जो परिणाम क्या क्या है, तो परिणाम देखते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। परिणाम देखिए, तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे परिणाम के। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो इसका परिणाम ये हुआ ना कि इस कंपनी का अंत हो गया। तो कैसे? 1858 ईस्वी में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। तो इस समय एक कानून पारित हुआ जिसमें लिखा गया था कि जो भारत है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको खत्म कर दिया जाएगा भारत में से। तो फर्स्ट पता चल गया। सेकंड परिणाम देखिए, भारत के शासन पर महारानी का नियंत्रण। तो 1858 ईस्वी में पारित हुए कानून के अनुसार भारत का शासन महारानी के हाथ में चला गया। तो आपको पता चल गया महारानी के हाथ में चला गया, तो उनका भी अंत। एंड थर्ड पॉइंट है गवर्नर जनरल का पद परिवर्तन। इनका जो पद है ना परिवर्तन हो गया।
1858 ईस्वी में पारित हुए कानून के अनुसार गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन करे उसे गवर्नर जनरल के साथ व्यवसायिक का पद भी प्रदान किया गया। उनके साथ उनके पद में परिवर्तन कर दिया गया और उनको ये वाला भी पद एक दे दिया गया। ठीक है। एंड 4 पॉइंट है आपका ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन, और जो इनकी सेनाओं को ना पुनर्गठन किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई। तो देखिए जो सेना का तो पुनर्गठन हुआ, ऐड होने लगे, लेकिन किसके, जो अंग्रेजी सेना होते हैं, जो अंग्रेजों की सेना होते हैं उनकी वृद्धि हुई, लेकिन जो भारतीय सेना होते हैं ना उनकी जो नियुक्ति को बंद कर दिया गया कि उन्हें नहीं चाहिए। तोप खाना पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। अनेक ऐसी रेजिमेंट बनाई गई जिसमें केवल अंग्रेजों को रखा गया। तो देखो सारा ये तोप खाना होता है सब अंग्रेजों के बस में आ गया, और कुछ ऐसे जो कानून नियम होते हैं जो बनाए जाते हैं वो सारे अंग्रेजों के लिए, उसके फायदे के लिए बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इन दोनों की एकता में वृद्धि हुई। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकता का विकास। अब भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के विकास ने गति पकड़ ली, तो इससे एक परिणाम ये भी निकलता है कि जो भारतीय है राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ भारतीय लोगों में। नेक्स्ट पॉइंट है समांत वर्ग का वास्तविकता ज्ञान। समांत वर्ग ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया, परिणाम स्वरूप उसमें तथा साम्राज्यवाद में सहयोग का युग आरंभ हुआ। तो इन्होंने देखो जो इनको विद्रोह को दबाने मतलब उसे कम करने में उनको सहयोग दिया था, उसका परिणाम ये निकला कि जो साम्राज्यवाद होते हैं उनका सहयोग हुआ और आरंभ हुआ युग। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो परिणाम है वो खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, जैसे कि जो इस आंदोलन के कारण क्या क्या थे, किस कारण से ये आंदोलन की लड़ाई मतलब लड़ी गई थी। तो राजनीतिक भी कारण है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, सैनिक भी है, सभी कारण है। तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायता संधि और लॉर्ड हौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष पैदा हुआ था, जो 1857 का एक कारण रहा। तो इनके जो शासनकाल के जरिए का असंतोष पैदा हुआ, जो ये कारण बना संधि का। ठीक है। सेकंड पॉइंट है नाना साहब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो जो नाना साहब है उनकी जो पेंशन को बंद कर दिया गया, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। जमींदार तथा सरदार की भूमिका छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो आपको पता है जो गांव में जमींदार होते हैं, सरदार होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उनकी जो भूमिका होती है उनसे छीन लिया गया, तो वो भी अंग्रेज के खिलाफ हो गए। सातारा तथा नागपुर की रियायतें अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दी गई थी और भारतीय शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए थे। तो एक कारण ये भी था। तो वहाँ पर देखो एक नागपुर जो शहर होता है वहाँ की जो रियायतें अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दी गई थी उनके साम्राज्य में, तो इससे जो भारतीय शासक होते हैं ना अंग्रेजों के शत्रु बन गए कि वो हमारा ऐसा क्यों किया। तो यही एक कारण है। ठीक है। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई। तो झांसी की रानी पता ही है वो अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू से ही रही है, उनके लिए काफी सारे उन्होंने आंदोलन लड़ाइयाँ भी की है। तो एक कारण ये भी है। ये सब राजनीतिक कारण है। अब देखिए जो आर्थिक कारण होते हैं जैसे कि पैसे के अकॉर्डिंग क्या क्या थे वो देखिए। काम धंधे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए। तो देखो जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण की क्रांति आ चुकी थी, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ की जो मशीनें सस्ते हो गए और उनको फायदा होने लगा, उनके जो माल है ना वो अधिक से अधिक बिकने लगे और उनको बनाने लगे। लेकिन जो भारतीय माल नहीं बिकते थे तो उनका उद्योग धंधे, उनके काम धंधे बंद हो गए, क्योंकि जो भारतीय के माल होते थे ना वो महंगे होते थे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। तो जो अंग्रेज की नीति होती है जो व्यापार करने की, उसके विरुद्ध में जो भारत की नीति है ना उसके विरुद्ध में वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। और जो भारत का माल था उस पर कर वसूले जाते थे, कौन लेता था? तो अंग्रेज लेते थे। तो जिसके जरिए वो माल महंगा हो जाता था, उन्हें महंगे बेचने पड़ते थे। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेश में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब देखो, आप अगर आपको कोई भी चीज़ महंगा दिया जाएगा तो आप खुद ही नहीं खरीदोगे, तो वो दुकानदार को तो नुकसान होगा ही। अगर आपको कोई सस्ती चीज़ मिलेगी तो आप उसे जल्दी खरीद लेते हो। सेकंड पॉइंट इसका नेक्स्ट, भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्हें विद्रोह का मार्ग अपनाया, जो अब 1857 के नाम से जाना जाता था। तो जो देखिए, जनता पर इतना कर लगा दिया, वो परेशान हो गए अपनी हालत से, तो उन्होंने एक विद्रोह का नाम शुरू किया। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है तो उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने लगे, उस नाम से उन्हें जाना जाने लगा। तो ये राजनीतिक, ये आर्थिक का कारण था। अब सामाजिक तथा धार्मिक कारण, कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, धर्म के नाम पर क्या क्या। अंग्रेजों का अत्याचार राजनीतिक और आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं था। अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पर अत्याचार करने लगे, जो 1857 का विद्रोह का एक कारण रहा। 1857 के विद्रोह सामाजिक तथा धार्मिक कारण निम्नलिखित है। तो देखो, जैसे आपको ऊपर हमने बताया था कि जो राजनीतिक और आर्थिक, इन दोनों से तो जनता परेशान थी, उसके साथ साथ वो सामाजिक और धार्मिक जो वो होते हैं ना, उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। तो जो भारतवासी होते हैं, भारत के लोग होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं ना, उन्हें लालच देके अपने धर्म में लेके आना चाह रहे थे, जिससे जो बाकी लोग हैं जो नहीं जाना चाहते थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो जो अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, उनका प्रचार किया जाने लगा, तो भारतवासियों को ये पसंद नहीं आता था। अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनाने तक ही सीमित नहीं था, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे, जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो उठे। तो देखो, अंग्रेजों का ये काम था ना कि जो भारतीय लोगों को अपने धर्म में शामिल करना, ईसाई धर्म में। इसके साथ साथ जो हिंदू है ना, उनके जो धर्म होते, उनकी निंदा, मतलब उनकी बुराइयां करते थे, जो भारतीय लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये विद्रोह का कारण हुआ। 4 पॉइंट आपका सैनिक कारण। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू सैनिक की समुद्र पार जाने तथा और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरोध समझती थी। तो एक 1856 में एक कानून बना, जिसे सैनिक कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिंदू सैनिकों की जो समुद्र होते ना, उसके पार जाने के लिए वो उस पर धर्म के विरुद्ध समझती थी, उसे रोक टोक करती थी। और उनको समय के साथ ना गलत व्यवहार भी किया जाता था। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन, और उनके जो काम के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन होते ना, पैसे, वो बहुत कम दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों को ज़्यादा दिए जाते थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास, मतलब इनको ख़त्म करने के पीछे अंग्रेज पड़ गए थे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। तो आपको इसके जो कारण होते वो पता चल गए। एंड तो जो आपका लास्ट पॉइंट है, विद्रोह की आंशिक सफलता। तो इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेजों के लिए जो ये युद्ध कैसे फायदेमंद रहा, वो कैसे जीत गए। तो इसके लिए देखिए, आइए विभिन्न कारणों पर चर्चा करें कि क्यों विद्रोह तकनीकी ब्रिटिश प्रशासन के लिए आंशिक रूप से प्रभावशाली था, मतलब उनके लिए एक अच्छा ही हुआ। उसके रीजन देखिए, राजनीतिक, सांस्कृतिक या जातीय सत्तों पर भारत की कोई एकजुट आवाज नहीं थी। तो जो राजनीति को लेके, सांस्कृतिक और जो जाति को लेके ना, जो भारत के लोग थे, एकजुट आवाज नहीं उठा रहे थे कि सब मिलके, एकता नहीं थी उनमें। और कई क्षेत्र ऐसे थे जो जुड़े ही नहीं थे, और कई देश, कोई क्षेत्र ऐसे भी थे ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उस लड़ाई में। देश भर में भारतीय सैनिक भी विद्रोह में एकजुट नहीं थे, और जो देश भर के जो सैनिक होते ना, सब एकजुट नहीं थे, उन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया। कई स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के बजाय एक के साथ लड़ाई भी नहीं लड़ी। तो यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब कि एक के साथ भी लड़ाई नहीं लड़ी, अंग्रेजों के साथ तो दूर की बात है। तो एक कारण ये था। कई 4 पॉइंट है,
कई विद्रोही सिपाही रेजिमेंट टूट गए और लड़ाई लड़ने के बजाय। 5th पॉइंट है, सभी विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया। हालांकि यह मुख्य रूप से प्रतिनात्मक था और बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। तो जो बहादुर शाह था, वो जो विद्रोही थे, उनके ऊपर कोई भी उनका नियंत्रण नहीं था। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्यम भारत में था। और ये कहाँ पर था? तो उत्तर भारत और मध्यम भारत में था, जबकि दक्षिण और पश्चिम इसमें अछूत रहे, मतलब इनमें इसका नहीं था। और राजस्थान के राजपूत राज्यों ने पुरुष हथियार और सामग्रियों के साथ अंग्रेजों का समर्थन किया। और जो राजस्थान के लोग राजपूत होते हैं, उन्होंने किसको? उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, हथियार देने में, सामग्री देने में, वो भारत के लोगों की नहीं की। वास्तव में ये सुझाव दिया जाता है कि कई विद्रोह उन क्षेत्रों में हुए जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे और देसी शासकों के खिलाफ अक्सर स्थानीय कारण से थे। तो कुछ विद्रोह ऐसे भी होते हैं जो स्थानीय कारण को लेकर भी हुए थे। विद्रोह धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विभाजित था। और ये विद्रोह, ये लड़ाई झगड़े किस पर था? तो जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इन सभी मुद्दों को लेकर, इन समस्या को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पर हमने आपको जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बनते हैं या टॉपिक पूरे कंप्लीट करा चुके। इस वीडियो में से यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो उसके परिणाम बताइए या कारण बताइए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू।